दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज उनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। अपने 30 साल के अंडर कवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने किए हों। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए। आज उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वो उतने ही फिट और एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहां सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियां रहीं जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। आज की वीडियो में हम अजीत डोवल की जीवनी के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ अहम खूबियां और किस्से कहानियों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अर्ली लाइफ। दोस्तों, साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोवल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोवल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत डोवल पढ़ने में शुरुआत से ही काफी शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला काडर में एएसपी के तौर पर हुई। खैर, संयोग की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद केरला में एक बेहद अनफॉर्चुनेट घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरला के थलासेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच कुछ रूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लगी। 1972 के फर्स्ट वीक तक आते आते इन टेंशन्स ने एक फुल ब्लोन हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चकारी बढ़ती ही जा रही थी। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस पर्सनल की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर अंदर एएसपी के पद पर कोट्टयम में तैनात एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोवल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजरों में आ गए। अजीत डोवल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके सीनियर्स ये जान चुके थे कि उनमें कुछ तो बहुत खास है। इसी के चलते करुणाकरण उन दंगों को काबू में लाने के लिए अजीत डोवल को चुनते हैं। बस फिर क्या था, अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाकर न सिर्फ इन दंगों को शांत किया, बल्कि उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, वो अजीत डोवल ने खुद अकेले ही कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। उनके इस पराक्रम के चर्चे केरला से लेकर दिल्ली तक होने लगे। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। आइए अब उनके इस रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। द लाइफ अंडरकवर। तो दोस्तों, लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोवल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए उन्हें कुछ डेस्क वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात है
1970s में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था। वहां के स्टेट्स खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की, तो वहां एक सेपरेटिस्ट लालडेंगा की लीडरशिप के अंडर इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर थी। ये वहां अपनी एक अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत नाजुक थी। ऐसे में आईबी ने यह तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाकर इन इंसर्जेंट्स को शांत करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल था कि ये करेगा कौन? अब जवाब केवल एक ही था, जी हां, अजीत डोवल। अजीत डोवल अपनी मैरिज के कुछ ही महीनों बाद अपने वर्क पर वापस लौटे थे। जब उनको मिजोरम की हालत का पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर वहां जाने की बात कही। सबको कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था कि अब ये सिचुएशन सॉल्व हो ही जाएगी। खैर, वहां जाकर उन्होंने अपनी खास रणनीति बिछाई और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। असल में लालडेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर्स के बलबूते पर फैलाता था। ये 7 कमांडर्स लालडेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थे और अजीत डोवल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने इन 7 में से 6 कमांडर्स को अलग अलग तरह से लालच और दिलासा देकर अपनी तरफ शामिल कर लिया। यहां लालडेंगा को जब ये पता चला कि उसकी असल पावर तो उसके हाथों से जा चुकी है, तब उसको भारत सरकार के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कुछ समय बाद लालडेंगा और भारत सरकार के बीच पीस टॉक्स कराई गई। इसी के साथ मिजोरम के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म किया गया। वहां चुनाव करवाए गए और आखिरकार अजीत डोवल का यह मिशन कामयाब रहा। मिजोरम के इंडिया के साथ सक्सेसफुल एक्सेशन में अजीत डोवल के इमेंस कंट्रीब्यूशन के चलते उनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस ईयर्स में अजीत डोवल ऐसे पहले ऑफिसर थे जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया। खैर, मिजोरम के बाद ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम तब तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति से अजीत डोवल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज कर दिखाया। खैर, 1970s के एंड तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन तो कुछ स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अगले दशक में पंजाब में कुछ नई टेंशन्स उबाल ले रही थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। मिलिटेंट्स के गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। चीजें काबू से बहुत ज्यादा बाहर होने लगी। 1984 तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स ने गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट्स से मुक्त करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उन मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल पूरी तरह मिलिटेंट से मुक्त नहीं हुआ था। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह सफाया करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोवल की बेहद अहम भूमिका रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बचे हुए मिलिटेंट्स की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पुलर का भेष बनाया। इतना ही नहीं, इस भेष के साथ उन्होंने उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहां आया है। बस फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने उन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोवल इसको पार लगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ये शायद अजीत डोवल के वर्क फ्रंट का सबसे क्रूशल प्रोजेक्ट रहा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। ये टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिल मिला गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिशंस की भनक लगी, वैसे ही वो उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन PM इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया। अजीत डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक बेगर यानी भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के काहूता शहर पहुंच गए।
इनको शक था कि यहां खान रिसर्च सेंटर नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर यहां आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट्स को ट्रैक करने लगे, लेकिन उससे उनको यहां पर चल रही न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये उस बार्बर की शॉप पर गए जहां से वो साइंटिस्ट बाल कटाते थे। वहां से उन्होंने उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा, और टेस्टिंग में यह पता चला कि वो हेयर सैंपल्स न्यूक्लियर रेडिएशंस में एक्सपोज्ड हैं। यानी उनको ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सभी डिटेल्स निकाली और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन चुके थे। अजीत डोवल ने उनको ये रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग मेथड्स प्रपोज किए, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन इतने कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम की छोटी से छोटी जानकारी इंडिया तक पहुंचाने में अजीत डोवल ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद पाकिस्तान भी इंडियन इंटेलिजेंस का लोहा मान गया। खैर, इस सबके चलते हुए 1988 में अजीत डोवल को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि अजीत डोवल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको ये मिलिट्री ऑनर दिया गया था। इतना ही नहीं, 1990s में उन्होंने कश्मीर में बढ़ रही मिलिटेंसी को रोकने के लिए भी अपनी इन्हीं सटीक नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल किया। उस दौरान कश्मीर मिलिटेंट्स के आतंक से बेहाल था। अजीत डोवल ने यहां आते ही एक पाकिस्तान द्वारा फंडेड कश्मीरी मिलिटेंट कूका पारे के दिमाग को कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया कि जो कूका पारे पाकिस्तान का एजेंट था, वो अजीत डोवल से कुछ ही बार मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने लगा। यानी कूका पारे को भी उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शंस कराए गए और इन इलेक्शंस में कूका पारे एमएलए की सीट जीत गया। अजीत डोवल की इन्हीं शानदार नेगोशिएशन स्किल्स का एक और नायाब नमूना हमें IC-814 की हाईजैकिंग्स के दौरान भी देखने को मिला। जैसा कि आपने सुना ही होगा, इस हाईजैकिंग के पीछे ISI का हाथ था। वो चाहते थे कि अपने सिटीजन्स की जान बचाने के लिए इंडिया उनके 100 खूंखार टेररिस्ट को छोड़ दे और साथ ही उनको $2 बिलियन पे करे। लेकिन ये अजीत डोवल को गवारा नहीं था, पर दोनों ही साइड से उन पर प्रेशर भी बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर अपनी बातों के चक्रव्यूह से मिलिटेंट्स के मन में अपना डर बैठा दिया। इन नेगोशिएशंस के बाद 100 की जगह उनके कुल 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया और एक पैसेंजर के अलावा उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स सही सलामत वापस घर आ सके। तो आप देख सकते हैं कि अपनी हिम्मत और शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते उन्होंने हाईजैकर्स की टर्म्स और कंडीशंस को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया और इसी के साथ उनका ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। सोर्सेज की माने तो 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग्स में से हर एक की टर्मिनेशन में अजीत डोवल का एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन उनका ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, और वो कैसे, आइए देखते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट फेज। तो दोस्तों, 7 साल पुलिस फोर्स और लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जनवरी 2005 में वो IB के चीफ के पद से रिटायर हुए। लेकिन उसके बाद भी वो देश की पॉलिटिक्स, एकेडेमिक्स और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। इस दौरान उन्होंने कई रिनाउंड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक्स में इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पर लेक्चर्स डिलीवर किए। कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए। दिसंबर 2009 में उन्होंने एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की और इस तरह वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट फेज में दुनिया के सामने खुलकर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करते नजर आए। लेकिन उनकी जिंदगी के इस फेज ने एक बड़ा टर्न 2014 में लिया, जब न्यू दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित की। 30 मई 2014 को पीएम मोदी ने उनको देश के 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। नेशनल एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से एक बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ। असल में उस समय इराक में आईसिस का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में आईसिस ने इंडिया की 46 नर्सेस को तिकरित में बंदी बना लिया। एनएसए बनने के कुल 2 महीने बाद अजीत डोवल बहुत खुफिया तरीके से इराक पहुंचे,
वहां उनकी सरकार के साथ कोलैबोरेट किया और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सभी इंडियन नर्सेस को आईसिस के चंगुल से छुड़ाकर इंडिया वापस ले आए। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इंडिया पर उड़ी और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पांस में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उन दोनों के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद अजीत डोवल ही थे। आपको याद होगा कि पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अजीत डोवल ने यहां से अमेरिका फोन घुमाया और वहां से उनके काउंटरपार्ट ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत इंडिया को सौंप दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसको एक गुडविल जेस्चर का नाम देता है, लेकिन असल में ये सब अजीत डोवल के ही खौफ का नतीजा था। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजीत डोवल की वीरता के किस्से कहीं खत्म नहीं होंगे। उनकी जिंदगी की कहानी असल में इतने थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है, लेकिन अब तक आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अपने 30 साल लंबे जासूसी के करियर में उन्होंने कैसी कैसी खूंखार परिस्थितियों को अकेले फेस करते हुए पूरे इंडिया की सिक्योरिटी को सर आंखों पर रखा। इस दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर एक भी कदम पीछे नहीं रखा। बिना डरे, बिना डगमगाए वो अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहे। वो बहुत दूरदर्शी हैं, अपने दुश्मनों से कई गुना आगे की सोच रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से अजीत डोवल की सोच शुरू होती है। अपनी शार्प मेंटालिटी के जरिए अपने राइवल्स के दिमाग को पढ़ लेना और उसी के बेस पर उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना अजीत डोवल की सबसे बड़ी खूबी रही। इसी के बल पर उन्होंने अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड्स के प्लान्स को फ्लॉप कर दिया। इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका जुनून और हिम्मत उनको उनके हर काम में सफलता दिलाती गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर अजीत डोवल की।